चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था, ठीक है। और क्या सीखा था? राइट हैंड थंब रूल सीख लिया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। डेरिवेशन भी कर लिया था। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, एक वायर दिख रहा होगा जिसका लेंथ कितना है? AB, है ना। AB लेंथ का एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस वायर की वजह से किसी एक पॉइंट P पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो बायट-सेवर्ट लॉ के डेरिवेशन के दौरान हम लोगों ने सीखा था करंट एलिमेंट, है ना। हम क्या करते थे? पूरे वायर का एक छोटा सा पोर्शन लेते थे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट P पर निकालते थे। उसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते थे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो वहां पे सिर्फ हम लोगों ने करंट एलिमेंट वाला सेक्शन ही लिखना सीखा था, तो उतना तो लिख ही लेंगे। और उसके बाद क्या करना है आज, लेकिन हम लोग समेशन सीखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो नहीं कर रहे थे वो आज हम लोग करके देखेंगे कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी। क्योंकि उस डेरिवेशन में हमने ये सीखा था कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी ये सीख लिया था, ठीक। तो पहले उतना स्टेप तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा आपको भी पता है सर। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी सर वो क्या होगी? कंसेंट्रिक सर्कल होगी और इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। ये तो क्लियर है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जितना आपको लिखना सिखा दिया था मैंने वो लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है। तब तक जो चीजें आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है मैं वो आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? लेट अ वायर, है ना, ऑफ लेंथ AB, ठीक है ना, एंड करंट स्मॉल I, क्या है ये? करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम B to A। सिंपल भाषा में लिख दिया, ठीक है। हमने एक वायर ले लिया जिसकी लेंथ AB थी, उसमें करंट फ्लो कर रहा था I जो कि B से A की तरफ जा रहा है। क्लियर है? yes. एक मैंने इतना फिगर बना लिया, ठीक है। ठीक, फिर यहां पर हमने ले लिया लेट अ पॉइंट P, ठीक है, ठीक, इज at distance, is at perpendicular distance A from O, ठीक है। yes. तो इसका मतलब है यहाँ से that is OP is equal to क्या हो जाएगा? A. कोई दिक्कत? No, sir. मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला? Perpendicular परपेंडिकुलर distance. डिस्टेंस। ये O से आपका पॉइंट P कितनी दूरी पर है? A पर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, आगे लिखिए। फिर लेट अ करंट एलिमेंट, आगे लिखिए, लेट अ करंट एलिमेंट, ठीक है, IDL, ठीक है। IDL हमने ले लिया। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। at distance L from क्या होगा बेटा यहाँ पर? पॉइंट O से कितनी दूरी पर है? L पर, ठीक है। एक करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। यहां लिख सकते हो ऑन द वायर, वायर के ऊपर है ना ये करंट एलिमेंट, Yes. ठीक है। एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम पॉइंट O। अभी कंप्लीट, ठीक है। छोटी छोटी बातों को मैं आपको यहाँ पर दिखाता चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक। देन अब यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे हम, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर, या फिर ये पोजीशन वेक्टर जो हमने बना रहा है R जो बनाया हमने, इज मेकिंग एंगल अल्फा फ्रॉम द वायर, ठीक है। एंड एट पॉइंट P इज मेकिंग एंगल, कितना एंगल बन रहा है? थीटा, ठीक है। अब ये चीजें लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप डिफाइन करते चलना, ठीक है। तो ये बेटा ये समझ में आ रहा नहीं, एंगल अल्फा बन रहा है, पोजीशन वेक्टर है ये, तो क्लियर है। अपन ने क्या किया? करंट एलिमेंट से यहाँ पे डायरेक्टली
सो पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी को लोकेट करेंगे ना, ये सब सिखाया था बायट सेवेट में, ठीक है। तो यहाँ एंगल हो गया, ये एंगल इंपॉर्टेंट है, यस सर, बिकॉज हमारा जो करंट एलिमेंट होता है और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो साइन थीटा का एंगल होता है। याद आ रहा है, आई डीएल साइन थीटा क्या बताया था मैंने, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल, इसीलिए अल्फा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? ठीक है, चलो करो, ये सारे डायग्राम हम लिख सकते हैं क्या, मेकिंग एंगल थीटा एट पॉइंट पी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये phi1 phi2 क्या है, phi1 phi2 क्या, हमने ए को कनेक्ट कर दिया पी से और बी को कनेक्ट कर दिया पी से, तो ये ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से ये सेपरेट कर देगा, एक नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, एक ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है विद द एजेस ऑफ द वायर। एजेस क्यों बोलना, मतलब कॉर्नर, ये आखिरी पॉइंट है ना वायर का, ठीक है, ए और बी से, तो ये एंगल कितना बना दिया phi1, एक कितना बना दिया phi2, समझ रहे हो ना। थीटा के साथ मत छेड़ना, देखना थीटा एकदम क्लियर है, यहाँ पर थीटा किसका एंगल है भाई, पोजीशन वेक्टर का पॉइंट पी पर, और वो किसके साथ मिलकर बन रहा है, ओपी के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो फिर आपसे ही मैं पूछने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, तो करंट एलिमेंट में भी पॉइंट को अगर मैं कोई एक नाम दे दूं तो मेरे लिए एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। बेटा देख, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत करीब है, तो मैं मान सकता हूं अप्रोक्सीमेटली एक ही पॉइंट है। करंट एलिमेंट क्या होता है, बहुत छोटा सा है ना, ठीक है। तो ये क्या ट्रायंगल बनेगा, यहाँ मान लेता हूं मैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने Q, ये पॉइंट क्या लिख दिया मैंने Q, तो एक ट्रायंगल बन गया मेरा OPQ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस सर, इन ट्रायंगल OPQ, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, POQ लिखेंगे। आप कहोगे ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहता हूं मैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में जहां राइट एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में आता है नेमिंग में, तो यहाँ आ गया POQ। अब इससे क्या फायदा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हमें इसकी लेंथ पता है सर, अभी नहीं पता, क्या पता है सर, ध्यान से देखोगे तो थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर होती है सर, ये पता है L है, और ये दूरी कितनी है सर A, तो ये क्या बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और बेस पता है सर, है ना। और इसके लिए एक ही होता है tan थीटा, और थीटा भी नोन है, तो आई कैन इजीली राइट इट लाइक दिस, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन, या फिर मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, L इज इक्वल टू A tan, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल है ना, करते चलो साथ साथ में। तो डीएल क्या होगा, डीएल मतलब सबसे सर ने हम क्या किया यहाँ पर, डेरिवेटिव कर दिया, डीएल मतलब डिफरेंशिएट किया ना मैंने। चलो जरा चेक करते हैं कैसे इसको लिखने जाने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। चलो कुछ स्लाइड ऐड कर दूं पहले, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एक मिनट, हम लोग कहाँ थे भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है। तो अब इसमें एक चीज सिखाता हूँ, देखो बेटा होता क्या है, एक गलती हो जाती है बार बार, ठीक है। तो बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लो इसको, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो ये सिखाते हैं, यहाँ पर एक गलती होती है, इक्वेशन आपका है L इज इक्वल टू A tan थीटा, ठीक है। पहले ढूंढो कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो आपको ये चीज सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार गलती होती है। देख बेटा ये बता मुझे जरा कि अगर मैंने आइडियल को ऐसे ऊपर ले गया तो एंगल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, थीटा ही तो है ना, बदलेगा, नीचे ले आऊंगा फिर बदलेगा, है ना, और फिर नीचे ले जाऊंगा तो हो सकता है उसका नेचर ही बदल जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कैसे सिखाया था मैंने सिखाया था कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैंने क्या सिखाया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला था कि अगर एंगल आपका इस तरीके से बन रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जब नीचे लेके आ रहे हैं तो अपन ये देखेंगे डायरेक्शन क्या चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, और लाइन के नीचे ले जाएंगे तो उसका नेचर ही बदल जाएगा, बिकॉज जब वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो रेफरेंस लाइन होती है उसी से कंपेयर करते हैं कि क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? तो ये चीजें
चीजें बहुत बेसिक हैं और बहुत बारीक हैं, ध्यान दोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो गलत ही होगा, नहीं तो रट के जाओगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या ए की वैल्यू बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती, बिकॉज पॉइंट पी सर फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो मैंने देखा कि फिर क्या वेरिएबल हो सकता है, जब मैंने वर्ड बोला वेरिएबल तो मैंने सिखाया ना जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, तो एल की वैल्यू चेंज, यस सर चेंज हो सके, आइडियल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो एल की वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू नहीं सर थीटा यस, तो इसका मतलब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल करते हैं कांस्टेंट करते हैं, वेरिएबल। तो अब एक और प्रॉब्लम आ गई, सर एल है तो एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, और थीटा है तो थीटा को तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो देखो ध्यान से, अब सिखाते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करने को बोलूंगा तो ढूंढोगे क्या? तुम कहोगे सर d बाई dl चाहिए मुझे, तब तो मैं l को डिफरेंशिएट करूंगा। मैं कहूंगा dl तो था नहीं, तो तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, आपने सिखाया था मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक dl मैंने मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया, फिर l को डिफरेंशिएट कर दिया, तो d बाई dl ऑफ l क्या हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा 1 और बचेगा क्या? dl। ओके, और इसी प्रकार से a के बाद ये तो कांस्टेंट था, तो अब फिर से डिफरेंशिएट किसको करना है भाई? tan थीटा को ना, लेकिन वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो तो है नहीं, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय d थीटा। अब तो हो जाएगा ना ये, इसका क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा, तो यहां से बन गया dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, नोट करो, समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। ये आया, ये नहीं आया होगा ना, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बताएंगे बेसिक में, ठीक है? सिंपल है ये बेसिक मैथ में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है? तो बेसिक मैथ में क्लियर कर देंगे, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हर जगह यही होगा, ठीक है? कर लो फटाफट, ठीक है? अच्छा ये बता मुझे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा तो बता सकते हो यार, देखो ये तो हर कोई बता सकता है, बिकॉज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं पहले आपके लिए ट्रायंगल बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा O, ये हो गया तुम्हारा Q, ये कितना एंगल था? 90, ये कितना एंगल था? थीटा। ये एंगल पूछ रहा हूँ तो 90 माइनस थीटा नहीं होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है? तीनों एंगल का सम, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 होता है। दो एंगल पता थे 90 और थीटा, बचा कितना? 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पता है, तो वी कैन इजीली राइट इट ना, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब मैं पूछूंगा, अब एक ही बचा अननोन, देखो सारे मैंने जितने अननोन थे सबकी वैल्यू निकाल दी, अब एक बचा, क्या बचा? आर। आर भी पता चल जाए तो काम बन जाए। तो आर कैसे निकालोगे? क्या बकवास है, फिर से यार ये ट्रायंगल है, मैंने इतने प्यार से सिखाया, इतना अच्छा सिखाया, फिर भी गलत बोलते हो यार। एल और ए पता था तो हमने tan के फॉर्म में कर लिया भाई साहब। तो अब हमें हाइपोटेनस और बेस का भी रिलेशन तो निकालना आना चाहिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। इसका मतलब है कि अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता होगा? sec थीटा। तो इजीली आई कैन राइट इट लाइक दिस, r अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा और r इज इक्वल टू a sec थीटा। लो भाई, ठीक है? तुम लोग बेसिक्स को हल्का समझ लेते हो, सबसे ज्यादा काम का तो वही है। ये हो गए सारे वेरिएबल्स, हमने पैरामीटर्स निकाल लिए। अब लगाना शुरू करेंगे बायट-सेविट लॉ, क्योंकि बायट-सेविट लॉ लगाते टाइम हमें ऐसा ना हो कि हमें वैल्यू ही ना पता हो जिसको हमें पुट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को निकाल लिया, ठीक है? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है ना, आई डी एल साइन थीटा होता है ना वेक्टर फॉर्म में, आई डी एल क्रॉस आर। तो आर की वैल्यू नहीं पता होगी फिर फंस जाऊंगा मैं, है ना? डीएल की वैल्यू नहीं पता होगी फिर फंस जाऊंगा। तो मैंने डीएल भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया, और एंगल देखो ध्यान से, दोनों के बीच का एंगल भी पहले ही निकाल लिया। तो मुझे कहीं दिक्कत आएगी? तो जल्दी करो ना फिर। तो डीबी की वैल्यू क्या आएगी? डीबी आएगा, अब तो याद हो गया होगा, दैट इज म्यू नॉट। मैंने आपसे वेक्टर नहीं पूछा, मैंने आपसे वेक्टर नहीं पूछा है बॉस, तो आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई डीएल साइन अल्फा। यहाँ पे स्मॉल आई लिखूंगा क्योंकि मैंने स्मॉल आई लिया है अपने, है ना? आई डीएल साइन अल्फा अपॉन, ये तो सिंपल था, तो लिख डालो फटाफट, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा?
मैंने जो पूछा सवाल सिंपल था, मैंने कहा कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ जा रही होगी या बाहर की तरफ जा रही होगी? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, जल्दी बताइए भाई, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा। बाहर कैसे बेटा? ये देखना, ऐसे पेन पकड़ लेती और ऐसे थंब रख लेती और ये बंद कर देती, तो उंगली तेरी स्क्रीन के अंदर जा रही है, मतलब इनवर्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें तो एकदम परफेक्ट कर लीजिए, इसमें गलतियां नहीं करना है आपको। ये लो भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस बना सकता हूँ, है ना। अब मुझे अंडरस्टूड है ना कि मैंने जो डीबी बनाया वो इनवर्ट फील्ड है। ठीक है, अब बी निकालना है सर, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन किस पे लगता है? सिर्फ वेरिएबल्स पे लगता है सर, है ना। तो करिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा। क्या आई कांस्टेंट है? यस सर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में भी कुछ बाहर ले सकते हो। चलो ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो करवा दूंगा। ठीक है, क्या कर दूं मैं? पहले से ही कुछ चीजें बाहर लिख दूं क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अभी और भी बाहर आएगा लेकिन फिर भी। उसके बाद क्या है अंदर, क्या बचेगा बताइए? डीएल, डीएल बचेगा बेटा अपॉन। ठीक है, डीएल को आप ये लिख सकते हो, है ना। यूटिलाइज करिए बेटा, आप कर लेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे तो आप सारा कर लेंगे, परेशान मत होइए। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, सोचना कम है, वैल्यू पुटिंग ज्यादा करनी है। तो मैं करूँ फिर? अगर नहीं मानोगे तुम लोग, चलो देखो यहाँ से क्या जाएगा? म्यू नॉट आई, मतलब सारा पैसा वसूल करना है। तो यहाँ डीएल क्या जाएगा? देखना, इसको पढ़, क्या है? ए सेक स्क्वायर। ठीक है, अब साइन अल्फा तो है ही, ठीक है। फिर यहाँ से लिख दूं मैं, बताओ? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ कोई बैठा हुआ है, आर को क्या लिखते हैं? अरे ठीक है, बाद में लिखूंगा ना यार। हाँ सही कह रहे हो, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा क्या? बताओ? cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी? a स्क्वायर। अरे कहाँ लिखा था मैंने? यही लिखा था ना, पीछे लिखा है a sec थीटा, तो जगह a sec स्क्वायर थीटा। देखो जो कट जाए उसको काट दो। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो ये a बाहर आ जाएगा, 4 पाई a इंटीग्रेशन, क्या बचा यहाँ? साइन। अब तुम जो कह रही हो करेंगे, साइन 90 में से क्या हो जाएगा? cos थीटा डी थीटा। डन? यस सर। बस अब बचा क्या? अब तो मैंने डी का बी निकाल लिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट भी नहीं है, बिकॉज इसमें लिमिट नहीं इंसर्ट करी। लिमिट क्यों नहीं इंसर्ट करी हमने? क्योंकि पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं बाद में। ठीक है, ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है। अब लिमिट आप डिफाइन करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक है? आप कहां से शुरू कर रहे हो? -φ2 से φ1 की तरफ। अब ये क्या बोल दिया मैंने, है ना? -φ2 से φ1 की तरफ, है ना। तो यहां से जा रहे हैं, देखो ये रेफरेंस लाइन है, ये नेगेटिव होगा तभी ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, है ना। और उल्टा करोगे तब भी आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा करंट का डायरेक्शन तो ये है ना। तो अपन यहां से जा रहे हैं तो -φ2 और, ठीक है। और अगर नहीं कुछ नहीं आता है तो ऐसे देखो, y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है, हर तरीके से आपको सिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिमिट कैसी लगेगी सर? यहाँ लगेगी -φ2 से φ1। अब सॉल्व कर लेंगे, अब तो सिर्फ लिमिट पुट करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा। अगर किसी को नहीं पता तो बता दे रहे हैं, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन याद किए रहते हैं और आप भूल जाते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा करना होता है। ठीक है, ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा में एक बार लिमिट क्या पुट करेंगे? φ1, एक बार क्या पुट करेंगे? φ2। आपको बता दे रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पहले φ1 पुट करोगे थीटा की जगह, तो साइन φ1 माइनस ऑफ साइन माइनस φ2। तो आपको एक और चीज सिखाता हूँ, चलो देखो। तो माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, दोनों को उल्टा भी कर दोगे तो भी सही है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो और माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बेटा, बेसिक फॉर्मूले हैं।
ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको याद होना चाहिए। तो यहाँ आप तो बताओ आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा। देखो sin फाई 1 फिर माइनस और फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin फाई 2 हो जाएगा sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। यहाँ मैं चलो तुम्हारे लिए बी लिख देता हूँ, तो मैं दोबारा बना लूंगा। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी? ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा और बगल में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उससे करो यार, नोट क्या करोगे, क्या सीखे फिर न्यूमेरिकल्स अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। जो पढ़ाया है जस्ट उसी के ऊपर क्वेश्चन दे दिया आपको। बहुत कठिन है ना ये क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा ना? ये तो गलत हो गया, चीटिंग हो गई है ना। पढ़ाया मैंने ए बी के लिए और दे दिया इनफिनिट लेंथ ऑफ वायर। ये इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि ये इन्फिनिटी तो जा रहा होगा ना, ऊपर और नीचे भी जा रहा होगा, तो चीटिंग ही हो गई तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने आंसर भी दिया नहीं, दिखा दूंगा तो आंसर आ जाएगा, है ना? फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है, फॉर्मूला देखो, दिखा दे रहे भाई, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, यही लगेगा। बस तुम्हें ये सोचना पड़ेगा ये फाई 1 और फाई 2 कहाँ का एंगल था, बस, और आंसर आ जाएगा। और एक हेल्प करता हूँ, चलो बुर्ज खलीफा के हाइट पर एकदम खड़े हो, ठीक है, एकदम ऊपर, वहां से रस्सी देखोगे नीचे, मैं वहां से इतनी दूरी पर खड़ा हूँ बिल्डिंग से, तो भी तुम्हें क्या लगेगा कि एकदम बिल्डिंग करीब हूँ कि दूर हूँ? तुम्हें क्या लगेगा? यार तुम्हारे आंसर हमेशा अजीब से क्यों होते हैं? मतलब बिल्डिंग इतनी लंबी और मैं अगर थोड़ी दूर खड़ा, ऐसा लगेगा एकदम सटा हुआ है ना। हाँ, पास करीब दूर, सिस्टम अलग है। कोई बात नहीं, तो सोने से मतलब दूरी गड़बड़ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ कि डिफरेंस कैसे आएगा। मैं 2-3 मार्क करूंगा, देखते ना तुम्हें दिखेगा एंगल, एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, तुम बताना। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कभी नहीं, जितना नीचे आ रहा है। अरे बढ़ रहा है। अच्छा वैसे मैं नीचे देखो, नीचे देखो। ये बिल्डिंग है ना, नहीं मैं नीचे वाला। तो इसका मतलब है कि और ऊपर चलते जाएंगे तो इसका मतलब एंगल छोटा होता जाएगा ना, और बहुत ऊपर इन्फिनिटी तो बहुत होता है ना, तो मतलब ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसके लिए 0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 90 हो जाएगा। ये वही बात होगी कि सर देख कहाँ रहे हो, ये तो बोलो। आपको ये बोलना चाहिए कि सर आप कौन से पॉइंट के लिए पूछ रहे हो, तो आप इस पॉइंट के लिए कहोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस पॉइंट के लिए कहोगे तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। देखो ध्यान से देखो, फिर से सिखाते हैं। देखो ये वाला एंगल छोटा, इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसका मतलब कि जब ऊपर जाते जाओगे तो ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा और ये वाला एंगल घटता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ जा सकता है? 90। अरे इन्फिनिटी बाबा, 360 ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, घूमते रहो तुम जलेबी की तरह। 360 का मल्टीपल होगा, इन्फिनिटी का क्या चक्कर है? ठीक है, एंगल का कंसेप्ट अलग है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड है कि नहीं है? तो मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया कि अपर रेशियो बैठोगे तो फाई 1 हो जाएगा 90 और नीचे जाओगे तो फाई 2 हो जाएगा 90। तो इस फॉर्मूले में करना क्या था, सारी वैल्यू तो दी हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर था। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D साइन 90 प्लस ये हो जाएगा 2 लिखते हैं क्या सीधे? ये 1, ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 2।
यही है ना इसका आंसर, है कि नहीं? ये वाला पार्ट इसका आंसर है। अरे 2 2 4 होता है। इज इट ओके? यस आगे बढ़ जाएं? अभी 2 3 क्वेश्चन कराने हैं। समझना भी है कि बस लिखना है, क्योंकि लिखने का मौका तो 50 बार मिलेगा क्योंकि वीडियो आपके पास रहेगी। तो बेटा समझ ले थोड़ा बहुत, इसीलिए तेरी प्रॉब्लम्स खराब हो रही है क्लास में, क्योंकि तू अब समझता नहीं है। पहले तो समझता था, ऐसे पेन रख देता था ये पहले और देखता रहता था क्या कह रहे हैं। अब क्या करता है पता है? हम शुरू करते हैं तो लिखना शुरू कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अब ये आलसी हो गया है। पहले इसका एक होमवर्क है डेली का कि इसको रोज में नोट चेक करानी है। तो अब ये बचने के लिए क्या करता है कि नोट्स यही बन जाए, घर का के चक्कर ही नहीं है। तो पढ़ाई अच्छी होने के बजाय, क्योंकि अब ये सुनते ही नहीं क्या कह रहे हैं। समझ रहे हैं? पर हमारी ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होती। ठीक, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लेंथ ऑफ वायर। अब फिर से लेकिन इस बार खेल कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया, एक तरफ इनफिनिटी कर दिया, एक तरफ नहीं किया, एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। तो मतलब एक तरफ एंगल होगा और एक तरफ 90 होगा, क्योंकि इनफिनिटी वाला कांसेप्ट तो याद कर लो। वही बिल्डिंग वाला, ऊपर चले गए बहुत तो इधर एंगल बढ़ेगा, इधर एंगल घटेगा। तो ये 90 हो जाएगा, तो मतलब φ1 तो 90 हो गया, लेकिन φ2 का एंगल अब थीटा है। कर लोगे तो करो, ये भी क्वेश्चन बेकार है, जल्दी करो। ठीक है, आफिया समझ में आ रहा है? तो इसका लिख दिया फटाफट। क्या तो याद होना चाहिए, म्यू नॉट साथ साथ में करोगे तो याद हो जाएगा। 4 पाई a की जगह क्या है? a मतलब ये दूरी कितनी दी है? d। और यहाँ क्या होता है? sin φ sin 90 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बताइए? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d 1 प्लस sin थीटा। ये हो गया तुम्हारा एक। और ये सब फॉर्मूले हैं, ये आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़ जाएं। देखो बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करना सिखा रहे हैं तुम्हें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आसान है ये क्वेश्चन का। दम है कुछ यहाँ, एक एंगल क्या हो जाएगा? 0। देखो ये हुआ क्या, इधर देखो शहनवाज, अगर इच्छा हो नीचे वाला पॉइंट लिया के ओ पे रख दिया। फिगर याद हो तो देख लो, सिखाते हैं कंपेयर कैसे किया जाता है। देखो इस फिगर को मिलाओ, ये फिगर में ओ ही जो पॉइंट होता था, ओ से नीचे जाते थे, मैंने इसको उठा के ओ पे रख दिया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इससे जाके मिल गई। जब दो लाइन एक के ऊपर एक होती है तो एंगल कितना? 0। एंगल तभी तो होगा जब दूरी होगी। अब ऐसे रख देंगे तो फिर 0। देखना नीचे वाला एंगल φ2 कैसे 0 हुआ, देखना इधर। ये देखो, देखो इसके सामने आ गया, जो आपका वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो m हो गया, और m p के सामने है, मतलब ये वही o वाला पॉइंट हो गया ना। तो इसका मतलब एंगल बनेगा? नहीं बनेगा सर, 0। तो φ2 हो गया 0, और ऊपर क्या कह रहे हैं? इनफिनिटी पर जा रहा है। और अब तो सीख है, इनफिनिटी देखा नहीं कि एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो करो, ठीक है, ये भी हो गया। तो v इज इक्वल टू साथ में म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a कितना दिया हुआ है? d दिया है। ठीक है, फिर sin φ1 कितना है? 90 प्लस sin 0। ये होता है 1, ये होता है 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d, क्योंकि sin 90 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया बायट-सैवर्ट लॉ। आगे बढ़े? फिगर बना लो। फिगर क्या है? दो लाइन खींचनी है, वो डॉटेड खींचना, ये वायर है, और यहाँ पे लिखना इनफिनिटी ऐसे ऐसे एरो बना के, ये प्लस इनफिनिटी है। ठीक है, आखिरी वाला आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अनाहिता समझ में आ रहा है बेटा? महक, कोई डाउट पूछिए मुझसे चैट में जाके। ठीक है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है वैसे। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, ये अलग करो। ये तो ऐसे वर्बली बता दो। एक एंगल कितना है? φ2 कितना है? φ2 कितना है? देखो ना 0। φ1 कितना है? थीटा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, अब दूरी कितनी है? d इंटू साइन थीटा प्लस साइन 0, तो साइन थीटा ही आएगा। तो इसका तो ऐसे लिख देंगे म्यू नॉट पाई साइन थीटा अपॉन 4 पाई d। ठीक है, डन। फिगर बना लो साथ में। ठीक है, इस बार ये इनफाइनाइट नहीं था। ठीक है, अब ये वाला केस करके दिखाओ तब जाने। ये हो गया? यस
डन। यस यस सर। देखो ये वाला करो, यही तो पढ़ाने के लिए हम परेशान है। ये वाला हम पूरा करके दिखाएंगे अगर आप नहीं कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आसान है। हुआ क्या इसमें कि जो हमारा वायर था वो देखो वायर की मार्किंग कर रहे हैं। देखो ये है तुम्हारा वायर, ये हो गया तेरा ए, ये हो गया तेरा बी, ठीक है। पिछली सारे केसेस में तुमने नोटिस किया होगा जो पॉइंट था वो वायर की लेंथ के अंदर ही था। यस मतलब अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो यहाँ हो सकता है वायर पॉइंट या फिर उसके अंदर हो सकता है। यही सारे केसेस किए ना हम लोग ने। इस बार क्या किया, इस बार पॉइंट पी को हमने वायर के पैरामीटर से बाहर कर दिया, मतलब उसकी लेंथ के पैरामीटर, मतलब ये रीजन के बाहर कर दिया। पिछले सारे केसेस देख लो, इस रीजन के अंदर ही है या तो इसी रीजन की बाउंड्री पे है या तो अंदर है। इस केस में बाहर किया है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इफेक्ट तो होगा ही, ठीक है। तो बस उसी के लिए इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट पी को पोजीशन वेक्टर से लोकेट किया। पोजीशन वेक्टर आपको समझाया था ना मैंने कैसे। एक तो एजेस से हमने एंगल बना दिए, एजेस से एंगल बनाया, फिर हमने इस वायर की को क्या किया, एक्सटेंड किया ताकि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, है ना। क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो फॉर्मूला ऐसे पढ़ो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए क्या है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। तो बिना उसके मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि बायट सेवर्ट में सिखाया ही नहीं गया है। फिर sin φ1 इंपॉर्टेंट है और sin φ2, और φ1 φ2 क्या होता था, एजेस से जो एंगल बन रहे हैं पॉइंट P पर, राइट। तो वो सारे देखो, एक एंगल यहां बना लिया, एक एंगल इधर बना लिया, बीच में भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके y एक्सिस से और वो वाला एंगल हो गया हमारा φ1 φ2 के लिए, ठीक है। तो ये इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी चीजें हमने की। तो करो, शुरू करो, कैसे करोगे आप। अगर मेरी इतनी सी बस बात याद रखो कि φ1 और φ2 किसका एंगल है। मेरी बात सुनना ध्यान से, कितने भयंकर क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ नहीं आता मुझे तो देखो मैं क्या करूंगा। जब मुझे कुछ नहीं आता है तो बस मैं रट के गया हूं, ठीक है, रट के समझ के गया हूं, ठीक है। समझना ही इंपॉर्टेंट है, रटने से तो ये नहीं कर पाओगे जो तुम हम करने जा रहे हैं। ये तो लिख सकते हैं ना, डी तो लिख सकते हैं ना बॉस, यस सर। ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होता था, इसको पहले मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा अपने डेरिवेशन पे, ठीक है। हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बेटा। हाँ तो वो ठीक है, अभी पहले समझ तो ले लो यार, ठीक है, आंसर के लिए नहीं पढ़ते हम, ठीक। देखो भाई पहले देखो φ1 किसके लिए बन रहा था, याद करना इस बात को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो चीजें सिखाऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ ली, ठीक। और ए कोई एंड ए ढूंढ लिया, एंड ए के लिए एंगल कितना है φ1। किसके साथ मिल रहा, दो रेखाएं मिलके एंगल बनाती भैया, कोई अकेले एंगल नहीं बना सकता। तो एक रेखा तो हमें दिख गई थी, हमने बना ली थी पीछे, ठीक। दूसरी रेखा हमें ये मिलनी चाहिए, मतलब जो दूसरा होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन होगी। तो ए के साथ ए वाली एपी और ओपी मिलके जो एंगल बनाएंगे उसको हम φ1 कहेंगे। फिर बीपी और ओपी मिलके जो बनाएंगे उसको कहेंगे φ2, ठीक है। किसी को ए मान लेना तुम, किसी को बी मान लेना, तुम्हारी मर्जी, हमने नहीं रोका, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी जो भी हो, मैंने ये मान लिया, ठीक है। सुनना ध्यान से, तो क्या बोला मैंने, एपी और इसको ओ भी तो लिख दें, ओपी मिलके बनाएंगे एंगल। एपी ओपी क्या हो गया φ1। जरा चेक करो, मैंने यहां से कितना एंगल माना, α1 परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया तेरा 90। बचा हुआ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस α1, तो ये एंगल बन गया मेरा कौन सा, ये बन गया तेरा φ1। इज इट ओके। आंसर नहीं, मैं वही बता रही थी कि इसको मतलब कि sin φ1 की वैल्यू में आप सही बता रही, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन बाकी लोगों को भी आना चाहिए ना, ठीक है। आप देखिए, फिर मैंने क्या किया, बीपी और ओपी मिलके बनाएंगे φ2। ये रटवाया ना मैंने, देखना रटवाया नहीं, समझाया यार, कहने की बात है, तुम्हें खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा कह रही है यार ऐसे मत बोले यार, है ना। तो यहाँ से मैंने एंगल कितना मान लिया, α2, मैंने α2 मान लिया ना। और आपको पता है ये तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 होगा, तो मतलब बचा हुआ एंगल कितना होगा 90। और ये क्या होता है, ये होता है φ2। सारी चीजें तो हो गई, सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। तो अपन सीधे सीधे कर सकते हैं यहाँ पर,
क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा 1 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा 2। देखो साइन 90 माइनस इसको नहीं याद है उसके लिए लिख देता हूँ साइन 90 हो 270 हो, साइन का आंसर कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, प्लस और माइनस ढूंढना है तो क्वाड्रेंट रूल पकड़ लो, दैट इज ASTC, A फॉर ऑल, मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल लाई करता है तो सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और फिर S का मतलब साइन 90 और 180 के बीच में एंगल होगा तो हमेशा साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव। रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर जब मैं T बोलता हूँ T फॉर tan, जब भी 180 और 270 के बीच में एंगल होगा तो tan पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और cos नेगेटिव होंगे। एंड लास्ट cos, cos मतलब 270 360 के बीच में एंगल होगा तो cos पॉजिटिव होगा, tan एंड sin नेगेटिव होंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पर तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन का आंसर इसमें आने वाला है cos में, और ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई डी, यहाँ क्या जाएगा cos अल्फा 1 थीटा क्या है अल्फा 1 प्लस cos अल्फा 2। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यस सर। अरे एक माइनस में भी तो होगा रे, एक माइनस में होगा, सुनो सिखा देते हैं, गलती हो जाएगी नहीं तो। पाई 2 निगेटिव था, पाई 2 एक तो निगेटिव रहेगा ना, तो उस केस में क्या आ रहा था माइनस माइनस प्लस हो रहा था, इस बार तो प्लस ही प्लस है दोनों। डेरिवेशन के टाइम पे सुनो गलती क्या हुई, मतलब देखो ध्यान से, इस बार दोनों एक ही साइड पर लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो दोनों पॉजिटिव होंगे ना, फाई 1 भी पॉजिटिव होगा और फाई 2 भी पॉजिटिव। तो अब जब हम इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कहाँ होगा, पिछली बार देखो। हाँ चलो ये अच्छी चीज है, यही हो गई, जब यही हो गई तो ये गलती सुधर जाएगी, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और भी मैं समझाऊंगा, प्रॉपर्ली समझ के आगे बढ़ेंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखो हुआ क्या, चलो जरा ये चीज देखो, इसमें क्या हो रहा था बेटा, देखो एक निगेटिव था एक पॉजिटिव एंगल था, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोग यहाँ जब पुट कर रहे थे तो यहाँ पर एक बार साइन फाई 1 आया, फिर माइनस और साइन ऑफ माइनस फाई 2 आया, तो वो माइनस साइन थीटा बन गया, मतलब माइनस साइन फाई 2 बन गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, उससे ये फॉर्मूला बना था। लेकिन अगर फाई 2 का नेचर ही बदल जाएगा तो ये माइनस में तो आएगा नहीं, तब तो ये प्लस में आएगा, और जब ये प्लस में आएगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस केस में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये देखा कि परपेंडिकुलर लाइन की तो सेम साइड में दोनों एंगल बन रहे हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों केस में आंसर सही आएगा तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे। तो ये पॉजिटिव और हो भी रहा है, देखो ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखना ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो फाई 1 फाई 2 जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम जब लिमिट पुट करेंगे तो कहां से करेंगे, फाई 2 से फाई 1, और जब फाई 2 से फाई 1 करेंगे तो साइन ऑफ माइनस, जो माइनस साइन फाई 2 आता है वो प्लस नहीं होगा, और जब वो प्लस नहीं होगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ठीक है, अरे अभी भी टाइम बच गया मेरे पास, 7 मिनट है, सही है यार, कवर अप हो गया जितना हमें टारगेट था। एक क्वेश्चन और करना है, कर ले। यस सर। क्या है भाई ये क्वेश्चन, देखो सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, 3 वायर हैं, इनफाइनाइट है ना, अगर ये प्लस इनफिनिटी हो गया तो ये माइनस इनफिनिटी, ये हो गया तेरा, ये हो गया तेरा, ये हो गया तेरा प्लस इनफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये क्या हो गया और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कह रहे हैं आगे देखिए, along positive x, positive y and positive direction the magnetic field at point 0,0, minus alpha would be, तेरा मैग्नेटिक फील्ड बताओ 0,0, माइनस a या फिर अल्फा,
ए मान लो तुम, तो बताओ कैसे निकालोगे? 0,0,1 माइनस ए का मतलब पता है कहाँ है पॉइंट? पॉइंट इस लाइन पर कहीं लाई कर रहा है बेटा। ये हो गया तेरा पॉइंट। नहीं समझ में आया? देखो ये ऐसे लिखा था x, y, तो ये माइनस जेड पे ही तो लाई कर रहा है, तभी तो x और y। अरे इसको निकालने में कितनी बड़ी बात है, कुछ यहाँ से शैडो बनेगी कुछ यहाँ से, तो ये i और j का रिजल्टेंट इस पे आ जाएगा। हाँ, तो इस पे कौन कौन सी एक्सिस का आएगा? निगेटिव का आएगा ना, तो एक प्लस जे आएगा और एक माइनस आई आएगा। देखो इधर देखो, ये अब तुम्हें ये 3D तो नहीं कर सकता मैं भाई, ये 2D प्लेन है, तो ये एक्चुअल में z एक्सिस कैसी है? ये पेन जो कि मैंने ऐसे दिखा रखी है ना, ये ऐसे जा रही होगी, तो पॉइंट भी माइनस z एक्सिस पे है, मतलब इस स्क्रीन के पीछे लाई कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट बन रहा है वो माइनस x और प्लस z का बनेगा, प्लस y का बनेगा ना, तो उसी वजह से ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो j माइनस आई आएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, कर लो इसको, तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। ठीक, बस आपका क्या आ जाएगा? वेक्टर डायरेक्शन के लिए j कैप माइनस आई कैप, उसका रिजल्टेंट हमेशा माइनस ऑफ जो आपका k कैप आएगा। ठीक है, ये माइनस k कैप है ना, पॉइंट P की लोकेशन अगर लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? 0i प्लस 0j माइनस ak, यही तो लिखोगे ना, यस k कैप। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसको अगर नहीं समझ पाए हो तो हम अगली क्लास में चर्चा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बायट-सैवर्ट लॉ के ऊपर एप्लीकेशन। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर या फिर किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ और फील्ड डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।